ड्रूपल में आज हम लोग बात करेंगे वेब सर्विसेज की कि वेब सर्विसेज क्या होती है ना। बेसिकली वेब सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। वेब सर्विस का मतलब है कि आप एक ऐसी सर्विस बनाएंगे जो कि जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न करेगी और कुछ अथेंटिकेशन के साथ, कुछ शर्त के साथ आप उस एपीआई को शेयर करेंगे जो फ्रंट एंड टीम है या जो दूसरी टीम है, और आप डेटा को सेंड कर देंगे जेसन फॉर्मेट के साथ। अगर मैं जो एपीआई बनाने का जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात करूँ तो मान लो ये आपकी एप्लीकेशन है जो कि ड्रूपल में है। ठीक है, ये आपकी एक एप्लीकेशन है जो ड्रूपल में डिजाइन है, और आपने क्या किया, यहाँ पर एक वेब सर्विस बनाई है। वो वेब सर्विस क्या कर रही है, वो वेब सर्विस जो है वो जेसन फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न कर रही है। और आपने क्या किया कि इस वेब सर्विस को शेयर किया फ्रंट एंड टीम के साथ। तो फ्रंट एंड टीम क्या कर रही है, फ्रंट एंड टीम ने रिक्वेस्ट किया इस जेसन एपीआई को, वेब सर्विस को, और फ्रंट एंड टीम को जो डेटा है वो जेसन के फॉर्मेट में डेटा मिल गया। बेसिकली ये काम है यहाँ पर जो वेब सर्विस बनाने का। ठीक है। तो अगर आप जैसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कुछ और यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हैं या एंगुलर यूज कर रहे हैं और बैक एंड में आप ड्रूपल यूज कर रहे हैं, तो आपको वेब सर्विस बनानी पड़ती है। और वेब सर्विस के से माध्यम से डेटा जो है वो फ्रंट एंड टू बैक एंड ट्रांसफर होता है। फ्रंट मतलब बैक एंड से फ्रंट एंड पे ट्रांसफर होता है, क्योंकि आपका जो डेटा सेव है वो किस में सेव है, वो ड्रूपल के डेटाबेस में सेव है या माई के डेटाबेस में सेव है। और आप फ्रंट एंड में बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे कि रिएक्ट जेएस आप यूज कर रहे हैं। तो जो डेटा है, रिएक्ट जेएस को जो डेटा जाएगा ड्रूपल की डेटाबेस से, वो किस फॉर्मेट में जाएगा, वो जेसन के फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हम लोग वेब सर्विस यूज करते हैं। और हमारे पास में जो ड्रूपल कोर है, ड्रूपल कोर में हमको दो मॉड्यूल दिए गए हैं। ठीक है, ड्रूपल कोर में हमारे को दिया गया है जेसन एपीआई। सो जेसन एपीआई एक मॉड्यूल है जो कि हमको इस काम को करने देता है, और एक रेस्ट एक जो है हमारे पास में रेस्ट वेब सर्विस करके भी एक मॉड्यूल है। लेकिन जो दोनों मॉड्यूल है उसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है दोनों में। तो हम लोग यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं वो जेसन एपीआई मॉड्यूल यूज करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जेसन एपीआई हम लोग यूज क्यों करेंगे। तो मैं चलता हूँ हम लोग चलते हैं एक डॉक्यूमेंट की तरफ जो कि drupal.org का ही है। तो यहाँ पर ये एक मॉड्यूल है जिसमें एक फीचर मैट्रिक्स यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और ये फीचर मैट्रिक्स है जेसन एपीआई वर्सेस कोर रेस्ट मॉड्यूल। दो मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल है जेसन एपीआई, और दोनों ही कोर मॉड्यूल है, जेसन एपीआई और रेस्ट मॉड्यूल है। तो हम लोग जेसन, ये कुछ फीचर मैट्रिक्स है, जैसे कि अगर मान लो पेजिनेशन लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस, तो ये जेसन एपीआई के अंदर ये मॉड्यूल ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन इस अगर हम लोग रेस्ट यूआई मॉड्यूल यूज करते हैं तो हमको द एडिशनल मॉड्यूल, तो हमको एडिशनल मॉड्यूल यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। फिर फिल्टर का जो ऑप्शन है, जैसा पेजिनेशन का ऑप्शन है उसी तरीके से जो डेटा आ रहा है जेसन से, उसमें अगर मुझे फिल्टर लगाना है तो फिल्टरिंग लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है जेसन एपीआई के अंदर। और इसके लिए हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर हम लोग यहाँ पर रेस्ट वाला जो मॉड्यूल है वो हम लोग यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो है, जैसे यहाँ पर कंसिस्टेंट यूआरएल हमको मिल जाता है लेकिन इसमें नहीं मिलता है। ठीक है। क्लाइंट लाइब्रेरी, तो ये अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो फॉर्मेट आता है ना, जो रिस्पॉन्स का जो फॉर्मेट है वो रेस्ट का कॉम्प्लेक्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो जेसन एपीआई हमको जो रिस्पॉन्स का फॉर्मेट देती है वो हम लोग इजी है फॉर्मेट वे, जो सिंपल अरे के फॉर्मेट में या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा है और हम इजीली उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो जो जेसन रेस्टफुल वेब सर्विस का जो मॉडल है उसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इन्हीं रीजनों की वजह से हम लोग जो यूज करेंगे वो जेसन एपीआई मॉड्यूल यूज करेंगे। ठीक है। अब जेसन एपीआई मॉड्यूल जो है वो कोर का मॉड्यूल है, लेकिन ये मॉड्यूल इनेबल नहीं होता, तो हमको इस मॉड्यूल को पहले इनेबल करना होगा। तो मैं जैसे ड्रूपल, मैंने यहाँ पर लॉग इन किया है ड्रूपल। तो ये ड्रूपल आ गया मेरा। इस ड्रूपल में मैं क्या करूंगा कि ये जो ड्रूपल है इसमें यहाँ पर सबसे पहले मेरे को इस मॉड्यूल को इनेबल करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल को इंस्टॉल किया। तो मॉड्यूल इंस्टॉल कैसे होगा, या तो मैं ड्रस के थ्रू भी मॉड्यूल इनेबल कर सकता हूँ, और
जब मैं एक्सटेंड में जाऊंगा तो एक्सटेंड में जाने पर मेरे को ये मॉड्यूल इनेबल करने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल को इस सबसे पहले मेरे को इस मॉड्यूल को इनेबल करना पड़ेगा, जेसन एपीआई जो मॉड्यूल है उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया। अब मैं एक्सटेंड में जाऊंगा और एक्सटेंड में जाने के बाद में यहाँ पर जेसन एपीआई जो मॉड्यूल है वो मुझे इनेबल करना पड़ेगा। इसके जो सपोर्टिंग मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएंगे और ये मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद में इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का ऑप्शन है वो हम देखेंगे। वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के ऑप्शन के बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं और इस मॉड्यूल का यूज करके हम लोग जो एपीआई है, वेब सर्विस एपीआई जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इस मॉड्यूल की हेल्प से। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर आप देखोगे मॉड्यूल सेक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा जेसन एपीआई। तो जेसन एपीआई मॉड्यूल जो है वो इनेबल है और इसका जो सपोर्टिंग मॉड्यूल है वो भी इनेबल है। दोनों मॉड्यूल को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये वेब सर्विस यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ओपन करके अगर मैं वेब सर्विस वाले पार्ट में जाता हूँ तो वेब सर्विस वाले पार्ट में मुझे यहाँ पर जेसन एपीआई का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है। इस जेसन एपीआई के ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो ऑपरेशन को अलाउ करने का सेटिंग आएगी, यहाँ पर एक्सेप्ट ओनली जेसन रीड ओनली ऑपरेटर, एक्सेप्ट ऑल जेसन एपीआई क्रिएट रिएक्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले रेडियो बटन को चेक करके सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को, जब ये मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो इस मॉड्यूल को हमको यूज कैसे करना है। तो इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए जब आप इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देंगे और आप यहाँ पर लिखोगे यूआरएल में आप जाओगे और वहां पे लिखोगे जेसन एपीआई, तो ये एक हमको फॉर्मेट रिटर्न करेगा। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेसन एपीआई। तो हमको कुछ लिस्ट ऑफ एपीआई रिटर्न हो जाएगी जेसन के फॉर्मेट में। ये पता करने के लिए है कि ये मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हुआ है। तो हमने क्या किया, इंस्टॉल किया जेसन मॉड्यूल को और हम लोगों ने, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक हमको रिजल्ट मिला। ठीक है, अभी ये जो रिजल्ट मिल रहा है ना, इस रिजल्ट को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरे रिजल्ट को कॉपी करता हूँ और मैं गूगल में जाता हूँ और गूगल में मैं लिखता हूँ जेसन फॉर्मेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं जेसन फॉर्मेटर लिखता हूँ और जो पहला वाला ऑप्शन खुलेगा उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जेसन के फॉर्मेट में डेटा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो डेटा यहाँ पर मिल रहा है ना, ये सारी एपीआई है, मतलब इन एपीआईओ का हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमको यूजर का डेटा चाहिए तो हम लोग ये वाली एपीआई यूज करेंगे तो हमको सारे यूजर मिल जाएंगे। हमको अगर यूजर रोल चाहिए तो हम ये वाली एपीआई यूज करेंगे तो हमको यूजर रोल मिल जाएंगे, है ना। उसी तरीके से हमको कोई नोड का डेटा चाहिए, मान लो हमको नोड का डेटा चाहिए तो हम लोग इस तरीके से नोड यूज करेंगे। इस तरीके से हमको बेसिक पेज का डेटा चाहिए, मान लो मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं यूआरएल में ओपन करके यहाँ पे यूआरएल में करता हूँ तो यहाँ पर जो है मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। वो डेटा कौन पेज का होगा, जो पेज बने होंगे ना, बेसिक पेज जो बने होंगे वो मिल जाएगा। अगर आर्टिकल चाहिए तो वो आर्टिकल का डेटा मिल जाएगा और इंडिविजुअली किसी नोड का डेटा चाहिए तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका भी यहाँ पर एपीआई है, उसका भी तरीका है, किस तरीके से करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया। मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने ये वेरीफाई किया कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अभी ये देखिए ये सारे जो है वो मेरे पास में ये सारे पेजेस है, ये सारे पेज बने, इनका डेटा यहाँ पर मुझे मिल गया। अब हमको एक चीज और इसमें चाहिए, हमको देवल मॉड्यूल और इंस्टॉल करना है। देवल मॉड्यूल भी हमारी बहुत हेल्प करने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देवल मॉड्यूल करता हूँ और एग्जाम्पल के लिए मैं देवल जनरेटर मॉड्यूल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। देवल जनरेटर मॉड्यूल इसलिए कि हम इसमें कुछ डमी कंटेंट जनरेट करेंगे, डमी यूजर जनरेट करेंगे और उस पूरे डेटा को हम लोग एपीआई की हेल्प से फेच करके यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देवल जनरेटर मॉड्यूल को इंस्टॉल किया। देवल जनरेटर मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद मैं कुछ कंटेंट, कुछ आर्टिकल इसके अंदर जनरेट करूंगा। फिलहाल ये देवल जनरेट जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तब तक हम कंटेंट पे जाते हैं। तो कंटेंट पे भी देवल मॉड्यूल हमारी बहुत हेल्प करने वाला है, हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देवल जनरेटर मॉड्यूल को, ये मॉड्यूल इनेबल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे
पे देवल जनरेटर मॉड्यूल जैसे ही हमने इंस्टॉल किया, यहाँ पर देवल जनरेट का ऑप्शन आ गया। तो ये देवल जनरेट ऑप्शन से हम लोग करीब 100 आर्टिकल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैंने इस पेज को ओपन किया, ये पेज अभी ओपन हो रहा है। और जो देवल मॉड्यूल हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, इससे किसी भी कंटेंट को अगर हम एडिट मोड में करेंगे तो यहाँ पर देवल का हमको सपोर्ट मिलने लगेगा। हम लोग इस देवल को ओपन करेंगे तो इस नोड से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैंने अभी इस देवल को ओपन किया, तो ये आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ लोड, ये जो डेटा है ये यहाँ पर दिखा रहा है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम लोग और भी ज्यादा डिटेल, यहाँ डेफिनेशन में जाके हम लोग और भी डिटेल को देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो है हमारा नोड, कहने का मतलब ये है हमारा कि ये जो डेटा है, ठीक है, ये जनरेटर, इसमें हम लोग आ गए। यहाँ पे हम जनरेट कंटेंट पे क्लिक करते हैं, तो मैंने जनरेट कंटेंट पे क्लिक किया है। और जनरेट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेट कंटेंट पे जाके मैं 50 आर्टिकल, करीब 50 या 60 आर्टिकल जनरेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर 60 आर्टिकल जनरेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे जनरेट कंटेंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर 60 आर्टिकल जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन है। अभी मैं यहाँ पर आर्टिकल पे जाता हूँ, तो मैंने आर्टिकल सेलेक्ट किया और यहाँ आर्टिकल हम लोग जनरेट करते हैं। और यहाँ पे मैं 60 आर्टिकल जनरेट करूंगा और 60 आर्टिकल जनरेट हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट पर नोड में 0 कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं 6 डिजिट सेव करके और यहाँ पे जनरेट करता हूँ, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो जनरेट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा 50 आर्टिकल जनरेट हो गए। यहाँ पर है कि जनरेट प्रोसेस कंप्लीट और फिनिश 50 एलिमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये जो 50 आर्टिकल हम लोगों ने जनरेट किए हैं, अब इन आर्टिकल की हेल्प से हम लोग यहाँ पर एपीआई बनाएंगे जेसन एपीआई मॉड्यूल का यूज करके। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया जेसन एपीआई मॉड्यूल, कॉन्फ़िग किया परमिशन ऑपरेशन अलाउ करने के लिए। और हम लोगों ने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करके देखा कि जेसन मॉड्यूल हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। हमको यहाँ पर आउटपुट प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये है कि मॉड्यूल हमारा वर्क कर रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और एक्सेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं जेसन एपीआई मॉड्यूल में एपीआई को एक्सेस करने के लिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जेसन एपीआई मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया था और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है मॉड्यूल की वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे जेसन एपीआई हमको जो एपीआई प्रोवाइड करता है उसके बारे में, कुछ बेसिक एपीआई की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली जो एपीआई हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वो यहाँ पर है जेसन एपीआई। ये हमको क्या करता है, ये सारी लिस्ट हमको देता है जितनी भी एपीआई ये मॉड्यूल देता है उसकी। तो यहाँ पर जब हम मॉड्यूल हमारा इनेबल हो जाता है, मॉड्यूल कॉन्फ़िग हो जाता है, उसके बाद में हम इसको रिक्वेस्ट करके, और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने इस एपीआई को रिक्वेस्ट किया, अभी ये एपीआई मेरे को ये सारी लिंक दे देगी। इस ऑप्शन को मैं कॉपी करूंगा और ये जो डेटा आया है, जो रिस्पॉन्स आया उसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं जेसन फॉर्मेटर जो है उसमें जाके, यहाँ पे मैं जाता हूँ जेसन, तो मैंने लिखा जेसन और जेसन फॉर्मेटर में जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं जाके जेसन फॉर्मेटर में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये पूरा जो डेटा है वो यहाँ मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो डेटा आ रहा है जेसन में, ये सब एपीआई है। ये हमको, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि अगर हमको यहाँ पर नोड चाहिए तो ये वाली एपीआई को हम कॉल करेंगे इस तरीके से। जैसे हमको अगर बेसिक पेज चाहिए तो बेसिक पेज इससे मिल जाएगी हमको। अगर हमको आर्टिकल की लिस्ट चाहिए तो हम इस एपीआई को कॉल करेंगे तो आर्टिकल की लिस्ट मिल जाएगी। तो जैसे हमको सारे आर्टिकल की लिस्ट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पोस्टमैन में चलते हैं। और पोस्टमैन में जाने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ये जो है वो यहाँ रख रखा है नोड आर्टिकल। इसको मैं जैसे ही सेंड पे जाऊंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा, तो जितने भी आर्टिकल यहाँ बने हुए हैं वो मुझे एज ए जेसन रिस्पॉन्स
अब मेरे को सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं एपीआई को रिक्वेस्ट हो रही है, तो जैसे ही ये एपीआई को रिक्वेस्ट हो जाएगी तो सारे आर्टिकल मुझे मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो ये रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास। और अभी क्या रिस्पॉन्स आया, जेसन एपीआई, ये इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से। और ये इसमें थोड़ा गेट रिक्वेस्ट है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये नोड लिस्ट, जिस तरीके से नोड लिस्ट है, इसी को मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट मैंने क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट आर्टिकल। तो ये जो है नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर्टिकल लिस्ट। ठीक है, आर्टिकल लिस्ट मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, तो मैंने आर्टिकल लिस्ट लिख दिया। और आर्टिकल लिस्ट लिखने के बाद में यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे आर्टिकल लिस्ट को। यहाँ पर हमको एक्चुअली गेट रिक्वेस्ट करनी थी, इसीलिए एरर आई थी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 200 यानी कि ओके रिस्पॉन्स हमको मिल गया। और ये जो जेसन आया इसको मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करूंगा, तो आपको यहाँ पर सारा फॉर्मेटिंग जेसन मिल जाएगा, यानी कि जितने भी आर्टिकल है वो मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा हम लोग देखते हैं ये वाला आर्टिकल, तो नोड आर्टिकल है और इसकी आईडी ये है, तो इस आईडी की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आईडी की हमको कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो इसमें सारे आर्टिकल की लिस्ट है ना। और ये जो आईडी है वो यूयू आईडी है, और इसका उपयोग, इसकी नोड आईडी जो है वो 4 है। ठीक है, नोड आईडी 4 है और इसकी यूयू आईडी ये है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बॉडी में ये लिखा हुआ है, टाइटल ये है। इस तरीके से हमको पूरा ये आर्टिकल मिल गया, सिंपल। अब हमको यूयूआईडी चाहिए, तो ये यूयूआईडी मिल गई हमको। ये यूयूआईडी को अगर हम लोग, अब जो अगला हमारा रिक्वेस्ट है, जो हमारी अगली वेब सर्विस है, वो ये है कि अगर हम यहाँ पर रिसोर्स आईडी कर दें तो हमको रिसोर्स आईडी की लिस्ट मिल जाएगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ, और यहां पर मैं एक और रिक्वेस्ट, तो यहां पर इसको डुप्लीकेट कर देता हूं, डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट के बाद में यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। और रिसोर्स आईडी, तो रिसोर्स आईडी हमको दो तरीके से मिल सकती है, अगर आपके सिस्टम में देवल मॉड्यूल इंस्टॉल है। ठीक है, तो देवल मॉड्यूल भी आपको रिसोर्स आईडी देगा। आप किसी भी कंटेंट को एडिट मोड में करेंगे, देवल पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये आईडी मिल जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूयू आईडी। तो यूयू आईडी को यहाँ से कॉपी करूंगा मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको आगे यूयूआईडी को अटैच कर देता हूँ। यूयूआईडी मैंने अटैच कर दी और सेंड किया, तो इससे क्या होगा, मुझे इससे ये पर्टिकुलर नोड मुझे मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर जो नोड है वो मेरे को मिल जाएगा। और ये आप देखोगे तो इसका टाइटल भी यहाँ पे होगा, ये टाइटल है। और टाइटल में जो है डेटा, जैसा कि ये डेमो आर्टिकल न्यू, ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखोगे आप यहाँ पर 200 रिस्पॉन्स आ गया है। 200 रिस्पॉन्स आने के बाद में यहाँ पर ये ओके रिस्पॉन्स आ गया है। और जो डेटा हमको मिल रहा है उसमें आप देखोगे ए डेमो आर्टिकल न्यू, और ये पूरा डेटा हमको जेसन के फॉर्मेट में मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग नोड लिस्ट निकाल सकते हैं वेब सर्विस के थ्रू। नोड लिस्ट के बाद में पर्टिकुलर नोड को निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं। यूयूआईडी को अगर हमको देखना है तो वो किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, और मॉड्यूल में कितनी एपीआई है वो भी हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने 4 पॉइंट आज कवर किए, कि अगर हमको देखना है कौन कौन सी एपीआई है, आर्टिकल लिस्ट कैसे मिलेगी, तो ये सारी एपीआई हम लोगों ने कवर की। जेसन एपीआई मॉड्यूल में हम लोगों ने देख लिया था कि नोड को किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और नोड के बाद हम लोगों ने देखा था कि नोड को अगर इंडिविजुअली नोड हमको यूज करना है तो हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ और एडवांस चीजें देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कोई आर्टिकल है, मान लीजिए कि ये एक आर्टिकल है, और ये आर्टिकल की जो है वो यूयूआईडी है। ठीक है, यूयूआईडी से मैंने एक आर्टिकल को फेच किया, तो यहाँ पर हमको एक जेसन रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस रिस्पॉन्स को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, सिंपल। और इसको थोड़ा सा मुझे जूम इन करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है। अब यहां पर एक फील्ड आती है रिलेशनशिप। तो आज हम देखेंगे रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। ठीक है,
तो जो रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर ये होता है, रिलेशनशिप में जो ऑब्जेक्ट आता है वो क्या करता है, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप है उसमें देखो यहाँ पर यूयूआईडी आ रहा है, यूआईडी आ रहा है एक फील्ड, ये भी रिलेशनशिप के अंदर है। इसका मतलब ये है कि जो ऑथर है ना, जिसने ये कंटेंट, ये नोड जो बनाया, उसकी आईडी यहाँ पर रहेगी और ये उस यूजर की यूआईडी है, यूयूआईडी है, ठीक है। ये बात हो गई रिलेशनशिप की। तो जितने भी रेफरेंस फील्ड इसमें आएंगे, जैसे कि टेक्सोनॉमी है, ठीक है। अभी टेक्सोनॉमी की बात करें, देखो यहाँ पर टैग है। अभी टैग क्या है, टैग यहाँ पर ये जो टैग है ये टेक्सोनॉमी फील्ड है। तो अगर हमको ये देखना है कि इस नोड में कितने टेक्सोनॉमी फील्ड यूज हो रहे हैं और जो टेक्सोनॉमी फील्ड यूज हो रहे हैं उनकी क्या डिटेल है, तो वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो रिलेशनशिप वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ पर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट हुआ यहाँ से। और इस रिलेशनशिप में पहला ऑब्जेक्ट नोड टाइप है, ठीक है। नोड टाइप एक फील्ड है। और नोड टाइप यानी कि अगर मैं ये इसके यूयूआईडी ये है, अगर मेरे को नोड टाइप की डिटेल चाहिए कि ये किस टाइप का नोड है, इसका कंटेंट टाइप क्या है, तो मेरे को ये यूयूआईडी पास करनी पड़ेगी अब जो यूआरएल में पास करने जा रहा हूं उसमें, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे को यहाँ पे रिवीजन है, ये रिवीजन की बात है, अगर मेरे को यूजर की डिटेल चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर नोड आर्टिकल, और ये आर्टिकल की यूयूआईडी हो गई, और इस यूयूआईडी के बाद में यहाँ पर रिलेशनशिप, और यहाँ पर वो फील्ड पास करनी पड़ेगी जिसका डेटा मेरे को चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर देखो यहाँ पर ये रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा, रिलेशनशिप लिखने के बाद में फील्ड टैग। अब ये फील्ड टैग का मेरे को डेटा चाहिए था, क्योंकि फील्ड टैग एक टेक्सोनॉमी टर्म है, तो मुझे यहाँ पर फील्ड टैग पास करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरी फील्ड है, दूसरी फील्ड यानी कि यहाँ पर जैसे कि फील्ड टैग के बाद यहाँ पर अगर मान लो मेरे को यूजर की आईडी चाहिए, तो जैसे फील्ड, तो मेरे को यूआईडी पास करनी पड़ेगी, तो हम लोग यूआईडी पास भी कर सकते हैं। यूआईडी पास करेंगे तो यूजर का डेटा आएगा। और फील्ड इमेज चाहिए तो फील्ड इमेज पास करेंगे तो फील्ड इमेज का डेटा आएगा। फील्ड टैग पास करेंगे तो यहाँ पर जो है वो फील्ड टैग का डेटा आएगा। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैंने फिफ्थ में जाके और यहाँ पर मैंने यूआईडी पास कर दी, ठीक है, यूआईडी पास कर दी। और यूआईडी पास करके हम लोग देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने इसको कॉपी किया और हम लोग गए पोस्ट मास्टर की तरफ, और पोस्ट मास्टर में यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप वाला जो सेक्शन बनाया उसमें हम लोग गए और हमने यूआईडी को पे यूआईडी, तो यहाँ पर जो यूजर का डेटा है, मतलब इस नोड को जिस यूजर ने बनाया होगा और इस नोड से जो यूजर कनेक्टेड है उसका डेटा यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा। तो अभी ये रिक्वेस्ट सेंड हो रही है और ये देखिए यहाँ पे 200 रिस्पॉन्स आ गया, सक्सेस रिस्पॉन्स आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स है इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और सेवस फाइल। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें सारा यूजर का डेटा आ रहा है, ठीक है। ये यूजर का पूरा डेटा यहाँ पर आया। तो इस तरीके से ये टाइप यूजर यूजर है और ये यूजर के आईडी यहाँ पर है। तो इस तरीके से यूजर का डेटा मिल गया। अब अगर आपको यहाँ पर टेक्सोनॉमी फील्ड का डेटा चाहिए, तो ये वाली एक फील्ड है टैग, है ना, टैग एक टेक्सोनॉमी फील्ड है। और अगर मेरे को इस वाली फील्ड का डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से इसको पास कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको रिलेशनशिप का सेपरेट डेटा चाहिए है, इसमें से अगर मेरे को केवल वो फील्ड चाहिए जो रेफरेंस फील्ड है, जो दूसरी एंटिटी से कनेक्टेड है, वो चाहिए, तो मेरे को केवल रिलेशनशिप वाले इस यूआरएल को मेरे को रिक्वेस्ट करना होगा। तो अभी मैंने यहाँ पर फील्ड टैग का डेटा किया, तो आप देखोगे फील्ड टैग, देखो ये टेक्सोनॉमी टर्म है और ये टेक्सोनॉमी टर्म है और ये लिंक है उस फील्ड का, है ना, ये इस फील्ड का लिंक है और यहाँ पे रिलेशनशिप फील्ड टैग्स, ठीक है। तो ये रिलेटेड इससे है और ये वो फील्ड है, ठीक है। इस तरीके से ये डेटा हमको यहाँ पर मिल गया। तो हम जितना भी डेटा इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप का फिल्टर लगा के और इसके जो रेफरेंस नोड है, जैसे कि वो टेक्सोनॉमी फील्ड है, टेक्सोनॉमी फील्ड का डेटा ला सकते हैं और यूजर का डेटा हम लोग ला सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, इसमें केवल रिलेशनशिप लिखा, तो रिलेशनशिप वाला
कोई मेथड नहीं है, तो ये मेथड नॉट अलाउ का यहाँ पर एरर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हमको कोई फील्ड का डेटा चाहिए, यूजर का डेटा चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। फील्ड का डेटा हो गया, यूजर का डेटा हो गया, टेक्सोनॉमी का डेटा हो गया। तो ये रिलेशनशिप का एक फिल्टर है कि अगर बने हुए नोड में से कोई ऐसी फील्ड निकालनी है जो टेक्सोनॉमी फील्ड है, तो हम लोग इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों JSON एपीआई मॉड्यूल में आज हम बात करेंगे कलेक्शन की। कलेक्शन क्या होता है? तो जो डेटा हम लोग फेच करके ला रहे हैं JSON एपीआई से, उसमें कलेक्शन के माध्यम से हम लोग कुछ फिल्टर और कुछ शॉर्टिंग लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये जो रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखी है, इस रिक्वेस्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है यहाँ पर शॉर्ट टाइटल, यानी कि ये टाइटल के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग ऑर्डर में ये जो रिजल्ट मुझे मिला है जेसन में, ये मुझे टाइटल के अकॉर्डिंग शॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कलेक्शन। तो हम लोगों ने शॉर्टेड कलेक्शन यहाँ पर यूज किया, शॉर्ट टाइटल। तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो शॉर्ट कलेक्शन के ऑर्डर में यहाँ पर मिल रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसमें हमको ये देखना है कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको देखना है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे माइनस और क्रिएटेड। तो हमको क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट मिलेगा, यानी कि जो आर्टिकल लास्ट में क्रिएट हुआ वो हमको पहले मिलेगा। तो अगर हमको कोई डेटा ऐसा चाहिए जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हमको यहाँ पर माइनस क्रिएटेड लिखना पड़ेगा, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा शॉर्ट। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं, टाइटल के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल एट्रीब्यूट के साथ भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। पहले हमको ये रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेंगे वो वैसे करेंगे। तो आप देखोगे शॉर्ट क्रिएटेड मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा तो देखिए एनआईडी जो है 65, यानी कि मेरे जो सिस्टम है उसमें 65 आर्टिकल है, तो 65 आर्टिकल में 65 वाला आर्टिकल मुझे पहले यहाँ पर मिला। तो इस तरीके से हम लोगों ने शॉर्ट डिसेंडिंग कर दी। अब मान लीजिए अगर कोई आर्टिकल आपका ऐसा है जिसका टाइटल डुप्लीकेट है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं टाइटल। ठीक है, आप ऐसे टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर आप कॉमा लगा के मल्टीपल एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ऐसे आर्टिकल जिसके टाइटल एक जैसे हैं वो आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट लगा के भी यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा शॉर्टेड कलेक्शन। शॉर्टेड कलेक्शन हमको डेटा को शॉर्ट करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, अब कलेक्शन में और भी कलेक्शन आते हैं, जैसे पेजिनेशन कलेक्शन आता है। पहले हम लोग हमारी इस रिक्वेस्ट का जो रिजल्ट हमको मिल जाए, तो हमको हमारी इस रिक्वेस्ट का रिजल्ट मिल गया, और रिजल्ट मिलने के बाद हम लोगों को अगर ऐसा कोई टाइटल इसमें होगा तो वो एक के बाद एक आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला कलेक्शन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेजिनेशन, मतलब पेज्ड कलेक्शन। तो पेज्ड कलेक्शन की बात मैं करूं तो जैसे पेजिनेट कलेक्शन जो है, इसको अभी मैंने पेज लिमिट 6 कर दी है, तो यहाँ पर 6 आर्टिकल हमको मिलेंगे। पेज लिमिट मैंने 6 कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा? 6 आर्टिकल हमको मिल जाएंगे, है ना? तो अगर आप हमको 6 आर्टिकल मिलेंगे, और क्या होगा? हमको नेक्स्ट और फर्स्ट का लिंक मिलेगा। जैसे इस रिस्पॉन्स को मैं कॉपी कर लेता हूं, तो मैंने इस रिस्पॉन्स को कॉपी किया और यहां पर मैं जाके नोटपैड प्लस प्लस ओपन करता हूं। यहां पर मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया, यहां पर मैंने इसको पेस्ट किया, तो आप देखोगे कि 6 आर्टिकल, मतलब एक पेज पे 6 आर्टिकल आए, और नेक्स्ट पेज का जो लिंक है वो यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट और सेल, इस तरीके से। तो ये नेक्स्ट और सेल्फ यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हम लोग अगर ऑफसेट और ये इसको कॉपी करके करेंगे, तो हमको नेक्स्ट 6 मिल जाएंगे और अगले 6 का हमको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर, अगर आपको मान लीजिए 4 ही आर्टिकल फाइंड करना है, 5 ही आर्टिकल फाइंड करके लाना, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर पेजिनेशन लिमिट ऑप्शन का उपयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन आता है ऑफसेट। ऑफसेट का ऑप्शन क्या कहता है? ऑफसेट का ऑप्शन ये कहता है कि उतने आर्टिकल छोड़ के, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि पेज लिमिट 6 मैंने लिखा,
और यहां पर मैंने एंड लगाया, यहां पर ये एंड यूज किया, और एंड के बाद में मैंने लिखा पेज, और पेज के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा ऑफसेट। तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑफसेट, और मान लीजिए मैंने ऑफसेट की वैल्यू यहां पर दे दी 10। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 6 रिजल्ट आएंगे, फिर 10 रिजल्ट स्किप हो जाएंगे, फिर 6 रिजल्ट आएंगे, फिर 10 रिजल्ट स्किप हो जाएंगे, फिर 6 रिजल्ट आएंगे, फिर 10 रिजल्ट स्किप हो जाएंगे। ऑफसेट वैल्यू जितनी होती है उतने रिजल्ट छोड़ के हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो मान लीजिए 65 आर्टिकल है मेरे सिस्टम में, तो 65 आर्टिकल है तो 6 आएंगे, फिर 10 स्किप हो जाएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 10 स्किप हो जाएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 10 स्किप हो जाएंगे। इस तरीके से हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, अगर ऑफसेट की वैल्यू में यहाँ जो भी सेट कर दूंगा उस हिसाब से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे सबसे लास्ट का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो जिसे अगर मान लो सबसे लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए हमको थ्री मोस्ट रिसेंट आर्टिकल का टाइटल चाहिए। ठीक है, फिर तो मैं पेज 3 कर दूंगा, शॉर्ट को माइनस क्रिएटेड कर दूंगा, और पेज लिमिट 3 कर दूंगा, शॉर्ट को माइनस क्रिएटेड कर दूंगा, और बाकी वैल्यू को जो है वो मैं स्किप कर दूंगा। तो मुझे क्या होगा कि जिसे मैं मान लो मुझे लास्ट के 3 आर्टिकल चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेजिंग 3 किया, पेजिंग 3 के बाद में यहाँ पे पेज 3 किया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा शॉर्ट, और मान लो मैं पेज 1 कर देता हूँ। ठीक है, पेज 1 कर दिया, और शॉर्ट इज इक्वल टू माइनस क्रिएटेड लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मुझे लास्ट का एक आर्टिकल मिल जाएगा जो सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ है। तो हम देखते हैं उसकी नोड आईडी से हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे। तो देखिए मैंने पेज लिमिट सॉरी पेज लिमिट बन, यहाँ पर पेज लिमिट बन की, यानी कि एक ही आर्टिकल मुझे मिलेगा, और सॉर्टेड माइनस क्रिएटेड यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, यानी कि जो लास्ट में क्रिएट हुआ वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे ही इसका रिजल्ट ओपन होगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये मैंने नोड आईडी आप देखोगे, तो नोड आईडी देखिए 65, जो कि 65 नोड मेरे पास में है, तो 65 आईडी मेरे को मिल गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 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 वाले आर्टिकल की, तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट वाले आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर मान लो मुझे लास्ट के 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, तो मुझे लास्ट के 3 आर्टिकल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पेजिनेशन कलेक्शन का यूज कर सकते हैं, और शॉर्टिंग कलेक्शन का यूज कर सकते हैं। शॉर्टिंग और पेजिंग कलेक्शन का यूज करके, ये दो टेक्निक का यूज करके हम लोग वो एग्जैक्ट डेटा ला सकते हैं जितना डेटा हमको रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो जेसन एपीआई मॉड्यूल की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कलेक्शन विद फिल्टर। ठीक है, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट ऐसी करनी है जिसमें आपको जो डेटा लेके आना है वो विद फिल्टर लाना है, तो वो रिक्वेस्ट कैसे होगी? तो मैंने पोस्टमैन ओपन कर रखा है, और यहाँ पर ये परम वाला सेक्शन मैंने ओपन कर रखा है, और ये मेरी साइट का जो है वो यूआरएल है। मैं इस यूआरएल को भी एक बार कॉपी करके और यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर पे ले आता हूँ, ताकि हमको समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क करके ये ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर एंड ऐड करके कंडीशन बढ़ा के भी लिख सकते हैं। और अगर आप पोस्टमैन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप परम वाला जो सेक्शन है पैरामीटर वाला, वहां पर जाकर भी इस तरीके से वैल्यू को दे सकते हैं फिल्टर कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने एक फिल्टर यूज किया है, यहां पर मैंने लगाया फिल्टर और टाइटल। ये जो होती है वो फिल्टर की होती है। यहाँ टाइटल की जगह मैं कुछ भी दे सकता हूं अगर मैं फिल्टर जनरेट कर रहा हूं, और अगर मेरे को केवल टाइटल की वैल्यू देनी है तो मेरे को यहाँ पर टाइटल की ही देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा फिल्टर टाइटल इज इक्वल टू ए डेमो आर्टिकल न्यू, तो मतलब ये वाला कंटेंट मुझे रिजल्ट के तौर पे मिलेगा। इस रिक्वेस्ट का डेमो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने इसको चेक किया है, यहाँ पे फिल्टर टाइटल डेमो, और यहाँ पर मैंने सेंड पे क्लिक किया। अब आप देखोगे जो रिजल्ट आएगा उसमें टाइटल डेमो आर्टिकल न्यू ही है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आया, और इसमें देखोगे आप तो ए डेमो आर्टिकल न्यू इसका टाइटल है।
ये हो गई एक बात। अब अगर आपको फिल्टर कॉम्बिनेशन वाला चाहिए, यानी कि आपको दूसरे जो फिल्टर होते हैं, जैसे कि बॉडी की वैल्यू के आधार पे फिल्टर करना है डेटा को, या कोई टेक्सोनॉमी के आधार पे फिल्टर करना है, या क्रिएटिंग डेट के आधार पे फिल्टर करना है, या यूजर के आधार पे फिल्टर करना है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है फिल्टर के तौर पे। कोई फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड आपके कंटेंट टाइप में बनी और आपको पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा को लेके आना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक, उसके लिए हमको क्रिएट करना पड़ेगा फिल्टर। और फिल्टर क्रिएट करने के 3 पैरामीटर होते हैं जो कि हमको जेसन एपीआई मॉड्यूल ने दिए हैं। पहला पैरामीटर होता है यहाँ पर की। तो ये की क्या होती है? ये जो की होती है, ये कुछ भी की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ टेस्ट ही देना है, ये की कुछ भी हो सकती है। तो आपको एक की क्रिएट करनी पड़ेगी। की के बाद में दूसरा पैरामीटर आता है कंडीशन। तो आपको यहाँ एज इट इज कंडीशन लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा पाथ। अब जो मैं डेटा को फिल्टर करके ला रहा हूं वो किस बेस पे ला रहा हूं? मैं ला रहा हूं बॉडी की वैल्यू के आधार पर। ठीक है, अब यहां पर आपको बॉडी डॉट वैल्यू लिखना है, ये कैसे पता चलेगा? यहां कुछ और भी लिख सकते थे, तो बॉडी डॉट वैल्यू लिखना है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे रिजल्ट की तरफ। तो आप रिजल्ट में जाओगे तो यहाँ पे जब आपको बॉडी पैरामीटर मिलेगा, यहाँ पे एक पैरामीटर है बॉडी। ठीक है, ये बॉडी देखिए, यहाँ बॉडी और डॉट वैल्यू, तो आपको लिखना पड़ेगा बॉडी डॉट वैल्यू। और मैंने यहाँ पर लिया है स्टार्ट विथ। तो ये स्टार्ट विथ जो है वो क्या है? ये स्टार्ट विथ एक, यहाँ पर देखो ये बॉडी है, ये तो हो गया आपका एक लाइन। दूसरा फिल्टर आपको देना पड़ेगा ऑपरेटर। तो ये टेस्ट है, अगर आप टेस्ट फिल्टर में ही ऑपरेटर ऐड करना चाहते हैं तो आपको की टेस्ट रखनी पड़ेगी। कंडीशन आपकी सेम रहेगी, ऑपरेटर आपका सेम रहेगा, और ऑपरेटर में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टार्ट विथ। और ये ऑपरेटर की लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? तो हमारे पास में एक drupal.org का पेज है। इसमें आप देख रहे हो इतने सारे ऑपरेटर है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, स्टार्ट विथ, कंटेंट, एंड विथ, इन, एंड, और, बिटवीन, नॉट इक्वल टू, इतने सारे हमारे पास में ऑपरेटर यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से मैंने लिया ऑपरेटर, और ऑपरेटर में मैंने दिया स्टार्ट विथ, और स्टार्ट विथ में मैंने दे दिया यहाँ पर ये स्टार्ट विथ। अब जो स्टार्ट विथ होगा उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो स्टार्ट विथ की वैल्यू कहाँ से दी? मैंने यहाँ पर लिया, ये तो की सेम रहेगी, ये कंडीशन भी सेम रहेगी, ये वैल्यू भी सेम रहेगी, और यहाँ पर मैंने दिया कि स्टार्ट विथ पैराग्राफ। तो इस तरीके से स्टार्ट विथ पैराग्राफ दे दिया, तो वो कंटेंट आ जाएगा जिसकी बॉडी जो है पैराग्राफ से स्टार्ट हो रही। अब इसका हम लोग डेमो देखते हैं, तो हम चलते हैं पोस्टमैन की तरफ। तो ये मैं पोस्टमैन की तरफ गया, और मैंने यहाँ पे दो फिल्टर लगाए। एक फिल्टर लगाया जिसका टाइटल डेमो आर्टिकल न्यू हो, और दूसरा टाइटल में ये लगाने जा रहा हूं, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को वो रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट चाहिए जिसकी बॉडी की स्टार्टिंग पैराग्राफ से हो। तो आप देखोगे यहाँ पे 200 रिजल्ट मुझे मिल गया है, और जो 200 रिजल्ट मुझे मिला है उसमें अगर मैं बॉडी चेक करूंगा तो बॉडी की स्टार्टिंग पैराग्राफ टेस्टिंग इससे हो रही है। तो ये हम लोगों को, ये इस तरीके से हम लोग फिल्टर बना सकते हैं। अब मेरा जो आर्टिकल था, ठीक है, मेरे आर्टिकल में एक और, मेरा जो आर्टिकल था उसमें एक और फील्ड थी, और वो फील्ड है टैग्स। और टैग्स में यहाँ पर एप्पल जिसकी आईडी 7 है, ये एक टेक्सोनॉमी फील्ड है। अब मेरे को अगर इसका फिल्टर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? तो इसका फिल्टर बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फील्ड टैग्स का डेटा भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो जो फील्ड इमेज हो गई, यहाँ फील्ड टैग हो गई। तो फील्ड टैग में आप देखोगे ड्रुपल इंटरनल टारगेट आईडी 7। तो मुझे फील्ड टैग डॉट ड्रुपल इंटरनल टारगेट आईडी और डॉट इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पर मैंने एक और फिल्टर बनाया। फिल्टर में मैंने लिख दिया यहाँ पर ड्रुपल डेमो कंडीशन पाथ, और पाथ में मैंने लिख दिया फील्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट मेटा। तो यहाँ पर मेटा क्यों लिखा? क्योंकि ये जो की है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, ये फील्ड टेक्स आ गया, और फील्ड टेक के बाद ये मेटा आ गया। तो मैंने लिखा फील्ड टेक्स डॉट मेटा डॉट ड्रुपल इंटरनल टारगेट आईडी। तो ड्रुपल इंटरनल टारगेट आईडी यहाँ पर आ गया, ड्रुपल अंडरस्कोर टेक्स्ट, और यहाँ पर आ गया डॉट टारगेट आईडी, और फिर मैंने यहाँ पर दिया वैल्यू। तो वैल्यू में यहाँ पर जो है वो वैल्यू, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू बोलोगे तो ये वैल्यू जो है वो वैल्यू में क्या आ गया, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो यहाँ ये वैल्यू आ गई 7। तो जैसे मैंने यहाँ पर 7 वैल्यू दी, तो 7 वैल्यू दी तो ये 7 आईडी होगी, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 7।
तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 फिल्टर यूज किए। एक बॉडी स्टार्ट विथ पैराग्राफ, दूसरा फिल्टर हम लोगों ने यूज किया जिसमें एप्पल वाले टैग मिल रहे वो, और तीसरा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे टाइटल। तो मैंने तीसरा फिल्टर यूज किया टाइटल। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर डेटा को बना के, और इस तरीके से हम लोग फिल्टर बना के, फिल्टर लगा के और डेटा को फाइंड कर सकते हैं जेसन एपीआई मॉड्यूल से। तो वेब सर्विस पे वर्क करने के लिए अगर हम लोग HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो हमको ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों को इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िग सिंपल ऑथ मॉड्यूल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कंपोजर से मैंने जो है कंपोजर रन करके और सिंपल ऑथ मॉड्यूल को जो है वो इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो कंपोजर से जाके हम लोग सिंपल ऑथ मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेंगे। आप अगर यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर लिखोगे गूगल पे तो क्या होगा कि सिंपल ऑथ मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए drupal.org पे ऑप्शन आ जाएगा। ये है सिंपल ऑथ मॉड्यूल आ गया। और इस मॉड्यूल को मैंने क्या किया, यहाँ से कंपोजर कमांड रन करके सिंपल मॉड्यूल इसको इंस्टॉल और इनेबल कर लिया। तो ये मॉड्यूल इंस्टॉल और इनेबल हो जाएगा। जब ये मॉड्यूल इंस्टॉल और इनेबल हो जाएगा तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाओगे तो कॉन्फ़िगर में सिंपल ऑथ का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को यहाँ पे सिंपल ऑथ की सेटिंग दिखेगी। जैसे ही मैं सिंपल ऑथ की सेटिंग यहाँ पर ओपन करूंगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को की जनरेट करनी पड़ेगी, पब्लिक की और प्राइवेट की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस की का जो पाथ है वो कहाँ से मिलेगा। तो इस की का पाथ लेने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने देवल मॉड्यूल का यूज किया और डीपीएम करके इस पाथ को गेट किया। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई टेस्टिंग ब्लॉक हो तो आप वहां पर इस तरीके से इस कमांड को रन करके और ये पाथ को गेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस पाथ को गेट किया। ये पाथ को मैंने यहाँ से कॉपी किया। पाथ को कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ गया तो यहाँ जनरेट की का ऑप्शन आएगा। जनरेट की में मैं वो वाला पाथ लिखूंगा तो इस पाथ पे जाके दोनों की जो है वो जनरेट हो जाएगी और कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव कर दूंगा। तो इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो गई। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्लाइंट पे जाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही सेव होगी वैसे ही मैं क्लाइंट पे जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर ऐड कंज्यूमर का ऑप्शन आएगा, तो मुझे ऐड कंज्यूमर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कंज्यूमर किया, मैंने ऑलरेडी कर रखा है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल ऑथ, ये एक लेवल है जो कि मुझे देना है। और यहाँ पे जनरेट रेंडम क्लाइंट आईडी करूंगा तो क्लाइंट आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि ये न्यू सीक्रेट जो है उसमें कोई भी रेंडम स्ट्रिंग एडमिन 123 ऐसा कुछ भी रेंडम स्ट्रिंग को मेरे को सेव करना होगा और इसको नोट करके रखना होगा, क्योंकि जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो ये स्ट्रिंग मुझे वहां पे लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाली स्ट्रिंग दी है क्लाइंट सीक्रेट सिंपल ओथ, इसको मैंने यहाँ पे दी, ये दिखाई नहीं देगी यहाँ पर। और यहाँ पर यूजर का रोल है तो मैंने कंज्यूमर का रोल एक क्रिएट किया है और यहाँ पर इसको सेव किया है। तो ये तो बात हो गई क्लाइंट की, मतलब क्लाइंट जो है वो कॉन्फ़िग हो गया है ना, क्लाइंट यहाँ पर क्रिएट हो गया, क्लाइंट यहाँ पर कॉन्फ़िग हो गया, ऑथ मॉड्यूल की जनरेट हो गई और की जो है वो क्रिएट हो गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में हमको इस मॉड्यूल का यूज करते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन टोकन को गेट करने के लिए। तो हम चलते हैं यहाँ पर पोस्टमैन पे। तो आपको पोस्टमैन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पोस्टमैन इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर टोकन रिक्वेस्ट करके सेव कर रखा है। यहाँ पर आपकी साइट का होस्ट नेम आएगा और ओथ टोकन आएगा। ठीक है, आपकी साइट का होस्ट यूआरएल यहाँ आएगा और उसके बाद में ओथ टोकन यहाँ आएगा। उसके बाद में आप जाओगे यहाँ पर हेडर बॉडी में, तो बॉडी में आपको फॉर्म डेटा सेलेक्ट करना है। फॉर्म डेटा पे आपको ग्रांट अंडरस्कोर टाइप में पासवर्ड सेलेक्ट करना है। क्लाइंट आईडी में आपकी ये वाली आईडी होगी, ये जो है वो क्लाइंट आईडी होती है, ये क्लाइंट आईडी। तो ये सेम कॉपी करके आप यहाँ पर क्लाइंट आईडी में कर दोगे।
फिर क्लाइंट सीक्रेट आता है, तो क्लाइंट सीक्रेट में जो स्ट्रिंग आपने यहाँ पर कॉपी की है, जैसे ये सेम स्ट्रिंग जो आपने यहाँ पर न्यू सीक्रेट में दी थी, वो सेम स्ट्रिंग यहाँ पे आपको रखनी है। उसके बाद में यूजर नेम, जो जो भी रोल का आपने यूजर बनाया उसका ये यूजर नेम एडमिन हो गया, पासवर्ड एडमिन हो गया, तो ये यूजर नेम एडमिन हो गया और पासवर्ड एडमिन हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का टोकन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर इस टोकन को गेट करेंगे, फिर इस टोकन का यूज करके हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो कंटेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अथेंटिकेशन में करके बता देता हूं यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो सेंड रिक्वेस्ट करूंगा, सेंड रिक्वेस्ट करूंगा तो यहाँ पर एक न्यू टोकन जनरेट हो जाएगा। एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, दोनों टोकन जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। और ये टोकन को एक्सपायरिंग का जो टाइम है वो यहाँ पे जो टाइम हम रखेंगे वो होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको जनरेट किया, इसको टोकन जैसे ही हमारा जनरेट होगा, ये टोकन हमारा जनरेट हो गया तो हमने टोकन को यहाँ से कॉपी किया। टोकन कॉपी करने के बाद हम जाते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट में, तो हमने क्रिएट एंटिटी रखी। क्रिएट एंटिटी में हम लोगों को यहाँ पर आर्टिकल बनाना है तो आर्टिकल रखा, लेकिन यहाँ अथेंटिकेशन में जाके और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो टोकन आपने दिया है वो रख देना है। उसके बाद में बॉडी में जाकर यहाँ पर न्यू आर्टिकल, तो मैं यहाँ पर न्यू आर्टिकल रख देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ लाइक न्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी ए न्यू आर्टिकल न्यू करके मैंने, या फिर यहाँ पर ए डेमो आर्टिकल कर देता हूँ मैं, है ना, ए डेमो आर्टिकल न्यू ऐसा कर दिया मैंने। और यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट की, अगर यहाँ पर आर्टिकल जनरेट होगा तो 201 रिस्पॉन्स आएगा। तो हम लोगों ने बॉडी में ये जेसन डेटा बॉडी में पास किया और अथेंटिकेशन में हम लोगों ने ये टोकन दिया जो टोकन हमको मिला था। तो बेसिकली इस टोकन का जो यूज है वो क्या है, और यहाँ पर हेडर में हमको कंटेंट टाइप एप्लीकेशन अन और ये रखना है, एक्सेप्ट में हमको ये रखना है। तो हेडर में हमको ये दोनों चीजें रखनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 201 रिस्पॉन्स आ गया, मतलब जो रिक्वेस्ट है वो क्रिएटेड। अब अगर हम हमारी एप्लीकेशन में जाएंगे और कंटेंट में जाएंगे तो ये कंटेंट जो है हमको क्रिएटेड यहाँ पर दिख जाएगा। ये जो कंटेंट है वो हमको यहाँ पर क्रिएटेड दिख जाएगा। तो ये है अथेंटिकेशन का पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पर हम लोगों ने पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइप हमको पोस्ट भी रखना है और जो टोकन का रिक्वेस्ट टाइप है वो भी हमको, उसमें भी हमको पोस्ट रखना है। हेडर में भी हमको जो इसमें सिर्फ हमको हेडर नहीं रखते हुए बॉडी में हमको ये सारी चीजें सेट करनी पड़ेगी तो हमको टोकन मिल जाएगा। अब टोकन क्या काम आएगा, तो टोकन जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट हम जनरेट करेंगे उसमें काम आएगा। तो इस तरीके से सिंपल ऑथ मॉड्यूल को कॉन्फ़िग करके टोकन को जो है वो जनरेट किया जाता है। अभी ये देखिए, ये पेज यहाँ पर क्रिएट हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पर ए डेमो आर्टिकल क्रिएट हो गया और ये यूजर कौन सा है, एडमिन, उसने क्रिएट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं ड्रुपल के अंदर फॉर जनरेटिंग द कंटेंट। ठीक है, अभी कंटेंट जनरेट करना है और भी कोई अगर हमको, जैसे यहाँ पर नोड जनरेट करना, पेज कोई सा भी कंटेंट टाइप का नोड जनरेट करना, तो जितनी भी रिक्वेस्ट है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और जो रिक्वेस्ट यहाँ पर अभी हम लोग इसको और देखेंगे डिटेल में कि किस तरीके से हम लोग इसको और ज्यादा इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को टोकन कैसे मिलेगा उस पे बेस्ड ये हमारा सेशन था। जेसन एपीआई में हम लोगों ने जितनी भी एपीआई देखी थी, ठीक है, आज हम बात करेंगे उसका एक्सेस से रिलेटेड। एक्सेस एन एपीआई फ्रॉम द ब्राउजर विथ क्रॉस डोमेन रिसोर्स शेयरिंग। क्रॉस डोमेन रिसोर्स शेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो क्रॉस डोमेन रिसोर्स शेयरिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने कोई एपीआई बनाई है, ठीक है, आपकी साइट, आपका फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है, लेकिन आप यहाँ पर ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी जो एपीआई है वो किसी पर्टिकुलर ओरिजिन यानी किसी पर्टिकुलर डोमेन से ही एक्सेस हो और कहीं से एक्सेस नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग सेटिंग्स जो होती है। ठीक है, तो अगर आप कोई एपीआई बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आया और आपकी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट किया और उसने जेसन में डेटा आपने उसको रिटर्न कर दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है। तो इसके लिए ड्रुपल ने हमको एक फाइल दी है जिसका नाम होता है सर्विस डॉट वाईएमएल। सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल आपके डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर मिलती है, जहां आपकी साइट होस्टेड है ना, उसमें अगर आप डिफॉल्ट फोल्डर में जाओगे,
साइट्स फोल्डर के अंदर डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर सर्विस डॉट वाईएमएल एक फाइल होती है, और सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल में जो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यहाँ पर होती है। सबसे पहले आपको इनेबल ट्रू करना होता है, तभी कोई बाहर से आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी एपीआई है, चाहे वो जेसन एपीआई हो चाहे वो रेस्ट एपीआई हो, उसको एक्सेस कर पाएगा। तो पहली जो सेटिंग होती है वो इनेबल ट्रू करना होगा। अलाउ हेडर, अलाउ हेडर में जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि स्पेसिफाई अलाउ हेडर, लाइक अगर आप इस तरीके से जो हेडर है उसका नाम यहाँ पर दे दोगे तो वही हेडर रिक्वेस्ट यहाँ पर अलाउ करेगा जो इस हेडर से आएगी, मतलब उस रिक्वेस्ट का जो हेडर है वो यहां से आएगा, वही अलाउ करेगा। ठीक है। अगर आप यहां पर, अभी मैंने क्या दे रखा, मैंने अभी यहां पर स्टार दे रखा है, ठीक है। तो मैंने जो स्टार दे रखा है, तो स्टार देने से क्या होगा, स्टार देने से यहां पर, स्टार देने से क्या होगा, स्टार देने से सारी रिक्वेस्ट सारे हेडर यहां पर ले लेगा। उसके बाद जो दूसरा होता है अलाउ मेथड, तो यहाँ पर एग्जांपल है अलाउ मेथड में अगर आप यहाँ पर गेट मेथड, पोस्ट मेथड, फेच मेथड दे देंगे तो वो अलाउ करेगा। हमने यहाँ पे स्टार दिया मतलब सारी मेथड को अभी ये अलाउ करेगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर यूआरएल, मतलब यहाँ पर आप जो यूआरएल दे देंगे, जैसे आपने google.com दे दिया तो गूगल से आने वाली रिक्वेस्ट को ही ये डेटा एक्सेस करने देगा और किसी रिक्वेस्ट को ये एक्सेस करने नहीं देगा। तो यहाँ पर अभी स्टार दिया है क्योंकि अभी रिक्वेस्ट लोकल सर्वर पे है टेस्टिंग के लिए, तो हम लोग यहाँ पर ये दे देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ये सेट द एक्सेस कंट्रोल एक्सपोज हेडर फोल्डर, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉल्स है, और यहाँ पर मैक्स एज ये केसिंग के लिए होता है, तो यहाँ पर भी फॉल्स है। और क्रेडेंशियल पुट अगर यहाँ पर हम कर देंगे तो क्रेडेंशियल के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी ये तीन सेटिंग को मैंने फॉल्स रखा है, बाकी सारी सेटिंग्स को मैंने यहाँ पे ट्रू किया है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाई है और इस एप्लीकेशन को मैं ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया, तो आप देखोगे यहाँ पर फेच आर्टिकल का ऑप्शन आया। अभी मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करूंगा तो ये एक ड्रूपल की साइट है मेरी, और इस ड्रूपल की साइट से क्या होगा, ये आर्टिकल की लिस्ट आ गई। जिस आर्टिकल पे मैं क्लिक करूंगा उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरे को यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये आर्टिकल ड्रूपल से डायनामिक जनरेट होके आ रहे हैं। तो इस वाले डोमेन को ये रिक्वेस्ट एक्सेस क्यों करने दी ड्रूपल ने, वो इसलिए करने दी क्योंकि यहाँ पर जो ओरिजिन था वहां पर स्टार लगाए, यानी कि अभी कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी तो डेटा जो है ड्रूपल वो रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की जो सेटिंग्स होती है वो यहाँ पर करते हैं। आप देखोगे तो ये सेम कंटेंट आपको ड्रूपल के आर्टिकल के अंदर मिल जाएंगे, और इसका जो कोड है वो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने ये जो कोड है वो यहाँ पर ये लिख रखा है, और यहाँ पर मैंने एक यूआरएल भी जो है वो मेरा दे रखा है। ये जो फाइल है इसमें आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर देखिए ये मेरी जो ड्रूपल की साइट है, और यहाँ पर जेसन एपीआई नोड आर्टिकल का मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट दे रखा है, 15 आर्टिकल की मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट दी है। तो 15 आर्टिकल जो है वो अजाक्स के थ्रू यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये सेटिंग्स कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की जो सेटिंग्स होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप कोई भी जो सर्विस है, जो वेब सर्विस आप बनाओगे वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये सेटिंग्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर जेसन एपीआई मॉड्यूल में हमको कोई नोड को अपडेट करना है ना, जेसन एपीआई मॉड्यूल के थ्रू अगर हमको नोड को अपडेट करना है तो वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो drupal.org का है। यहाँ पर ये हमको एक रिक्वेस्ट का फॉर्मेट दिया गया है कि किस तरीके से हम लोग रिक्वेस्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि हमको जो भी नोड अपडेट करना है उसकी मेरे पास में यूयूआईडी होना चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो एग्जाम्पल रिक्वेस्ट है यहाँ पे ये example.com डोमेन हो गया, ये जेसन एपीआई मॉड्यूल, और यहाँ पर नोड और आर्टिकल, यहाँ पर वो कंटेंट टाइप का नेम आएगा या नोड टाइप का नेम आएगा जो आप अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं एक आर्टिकल को अपडेट करना चाहता हूं, तो इस आर्टिकल को अपडेट करने के लिए मेरे को यहाँ पर आर्टिकल की यूयूआईडी चाहिए, ये मेथड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर फेच करना पड़ेगा, गेट की जगह क्या करना पड़ेगा, फेच मेथड लेना पड़ेगा, फेच यूआरएल ये लेना पड़ेगा।
यूयूआईडी यहाँ पर पास करनी पड़ेगी और सेम यूयूआईडी यहाँ पर भी पास करनी पड़ेगी, ये यूयूआईडी पास करनी पड़ेगी यहाँ पर। और ये एट्रीब्यूट में टाइटल को अपडेट किया, माय अपडेटेड टाइटल। ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट को हम लोग पोस्टमैन पे करके देखते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ पोस्टमैन, यहाँ पर मैंने ओपन किया पोस्टमैन। अब यहाँ पर मैं न्यू हटा रहा हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए। तो मैंने न्यू को हटा दिया। न्यू हटाने के बाद में यहाँ पर ये सेम रिक्वेस्ट है, ये यूयूआईडी यहाँ पर है आर्टिकल की जो अपडेट करना है, ये आर्टिकल की यूयूआईडी मैंने यहाँ पर भी रख दी है, टाइप रख दिया है, टाइटल टाइटल रख दिया, एट्रीब्यूट रख दिया, सब सारी चीजें रख दी है। यहाँ पर कंटेंट टाइप में ये जो वैल्यू होती है जेसन एपीआई की ये रख दी है, एक्सेप्ट में भी ये रख दिया। लेकिन मुझे यहाँ पर टोकन चाहिए, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा। तो मैं टोकन रिक्वेस्ट करता हूं। तो मैंने टोकन रिक्वेस्ट की, टोकन रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे एक टोकन मिलेगा। वो सेम टोकन में कहां पास करूंगा, वो सेम टोकन में यहां पर अपडेटेड एंटिटी की जो रिक्वेस्ट करूंगा उसमें पास करूंगा। तो यहां पर मैंने रिक्वेस्ट की है, ये टोकन जो है वो जनरेट हो रहा है। अब ये टोकन जनरेट हो, जैसे ही टोकन मिलेगा मुझे, वो टोकन को मैं कॉपी करूंगा और अपडेटेड एंटिटी में पास कर दूंगा। तो ये टोकन मिल गया, इस टोकन को मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये टोकन कॉपी कर लिया, अपडेटेड एंटिटी की रिक्वेस्ट में गया, यहाँ पर गया और इस टोकन को मैंने अपडेट कर दिया पुराने टोकन को न्यू टोकन से। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दी। सब कुछ अगर ठीक ठाक होगा तो मुझे 200 रिस्पॉन्स मिलेगा। और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, यहाँ पर ये वैल्यू माय अपडेटेड टाइटल न्यू, तो ये न्यू हट जाएगा और माय अपडेटेड टाइटल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि हमको 200 रिस्पॉन्स जैसे ही मिलेगा, वैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि यहां से ये न्यू जो है वो हट जाएगा। तो देखिए 200 रिस्पॉन्स मुझे मिल गया। 200 रिस्पॉन्स मेरे को मिल गया, यानी कि मेरी जो नोड है, मेरा जो आर्टिकल था वो क्या हुआ, अपडेट हो गया। मैंने इस पेज को रिक्वेस्ट किया तो आप देखोगे टाइटल अपडेट हो जाएगा जैसे ही पेज रिक्वेस्ट होगा। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, यहाँ पर मेथड फेच रखा मैंने, यहाँ पर मेथड फेच रखना है, यूआरएल यही रखना है। सिर्फ आपको यहाँ पर यूयूआईडी पास कर देना है जो नोड भी आप अपडेट करना चाहो। और यहाँ पर बॉडी में भी हमको उसका यूयूआईडी पास करना पड़ेगा। तो मैंने जो टाइटल की वैल्यू पास की थी माय अपडेटेड टाइटल, तो ये अपडेट हो गया और यहाँ पर हो गया माय अपडेटेड टाइटल। तो इस तरीके से हम लोग पेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं और नोड को अपडेट कर सकते हैं जेसन एपीआई मॉड्यूल के थ्रू। एपीआई मॉड्यूल में हमको देखना है कि डिलीट, हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं, है ना। हम लोगों को वो रिक्वेस्ट बनानी है, हम लोगों ने नोड को ऐड करना, मतलब पोस्टमैन के थ्रू जेसन एपीआई के थ्रू नोड को ऐड करना, नोड को अपडेट करना, लिस्ट, नोड की लिस्ट, वो सब देख लिया था। अब हमारा ऑपरेशन बचता है कि हमको डिलीट कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर ये जो है वो डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिलीट, सिंपल डिलीट। और डिलीट को मैंने यहां से डिलीट कर दिया और यहाँ पर इसको, अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पर मेरे को ये जो है वो डिलीट मेथड कॉल करना होगा। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए भी मुझे क्या चाहिएगा, डिलीट करने के लिए भी मुझे यहाँ पर, जिसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिलीट रिक्वेस्ट कर रखी है, तो मैं इसी को कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट, सिंपल डिलीट एंड एंटिटी कॉपी। तो डिलीट के लिए भी मुझे टोकन चाहिएगा क्या, ये सबसे पहले देखो, अगर मुझे डिलीट करना है पहले तो मेरा सर्वर ऑन है, और डिलीट होने के लिए जैसा ये डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है कि ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन वेब सर्विस में जाके हम लोगों को, ये सेटिंग हमारी ऑलरेडी है, तभी हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ साथ हम लोग अपडेट रिक्वेस्ट कर पाए। अब हमको यहाँ पर टोकन चाहिएगा, तो डिलीट के लिए भी मुझे टोकन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले मैं टोकन ले लेता हूं। तो मेरे पास में यहाँ पर टोकन रिक्वेस्ट का है कोड। ठीक है, मैं टोकन रिक्वेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने टोकन रिक्वेस्ट कर दी, और टोकन रिक्वेस्ट करने के बाद में यहाँ पे अगर मैं डिलीट डिलीट एन एंटिटी पे जाता हूँ तो डिलीट एन एंटिटी हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोकन के लिए रिक्वेस्ट किया है तो मेरे को टोकन मिल जाएगा। ठीक है, ये गेट टोकन। तो टोकन को जब यहाँ पर मैंने टोकन, मुझे ये टोकन मिल गया, इस टोकन को मैंने कॉपी किया, और टोकन को कॉपी करने के बाद में मेरे को यहाँ पर जो डिलीट एन एंटिटी वाला जो रिक्वेस्ट है,
जो मैंने यहाँ पर डिलीट एन एंटिटी के लिए रिक्वेस्ट की है, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने ये वाली यूयूआईडी जो है वो डिलीट हो जाएगी, तो यहाँ से मुझे इसको हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के बाद में मेरे को यहाँ पर जाकर और इस टोकन को अपडेट करना पड़ेगा। ये टोकन मैंने अपडेट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको सेंड किया और यहाँ पर रिक्वेस्ट को मैंने सेव भी कर दिया। तो हमारा ये जो कंटेंट है ड्रूपल का, ये जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट के लिए क्या रिस्पॉन्स आएगा, तो हम लोग देखते हैं। जैसे डिलीट होगा तो जो डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि यहाँ पर 204 नो कंटेंट रिस्पॉन्स हमको मिलेगा, 204 रिस्पॉन्स मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये डिलीट हो जाएगा कंटेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 204 रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, नो कंटेंट। इसका मतलब ये है कि द सर्वर सक्सेसफुली प्रोसीड द रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर कोई कंटेंट हमको नहीं मिला। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 204 रिस्पॉन्स हमको मिलता है डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग। तो हमको 204 रिस्पॉन्स मिला, यानी कि हमारी जो कंटेंट है हमारा वो यहाँ से डिलीट हो गया है। ये वाला जो यूयूआईडी वाला कंटेंट है यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिलीट की जो रिक्वेस्ट है वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिलीट कंटेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी तो कैसे कर सकते हैं, अपडेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, लिस्ट अगर हमको सारे कंटेंट की लिस्ट चाहिए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, और पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंटेंट हमको चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमको यूयूआईडी चाहिए होती है और यूयूआईडी निकालने के लिए हम लोग देवल मॉड्यूल का यूज करके हम लोग यूयूआईडी को भी पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ये सारे बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं एडिशन डिलीशन सब्ट्रैक्शन वो यहाँ पर कर सकते हैं।